वेलकम टू दलेर फोर्सेज एकेडमी। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस पेपर्स में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। हमने 2 पार्ट इसके बनाने हैं और ये हमारे पास पहला पार्ट है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमने 2 पार्ट बनाए हैं। हमारे पास जो पहला एमसीक्यूज़ है वो प्रीपोजिशन के हवाले से है। आई एम फीड अप डैश हिज मेस। तो ऑप्शन ए हमारे पास है विद, ऑप्शन बी है ऑफ, ऑप्शन सी है अबाउट और ऑप्शन डी है इन। जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए विद। आई एम फीड अप विद हिज मेस। मैं ऑप्शन बताकर इसलिए आंसर बाद में बताता हूँ ताकि अगर आपको पता हो, आपको आता हो एमसीक्यूज़, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बता देना है। अब हम एमसीक्यूज़ नंबर 2 की बात करते हैं। ही इज़ ट्रायड डैश देयर कंप्लेंट्स। तो हमारे पास डैश में क्या होना है, अबाउट आना है, ऑफ आना है, ऑन आना है या इन। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास ऑफ है। ही इज़ टायर्ड ऑफ देयर कंप्लेंट्स। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3 है। हमारे पास इस तरह के 10 एमसीक्यूज़ जो होते हैं वो प्रीपोजिशन के हवाले से आते हैं। तो ये अब तीसरा एमसीक्यूज़ है, शी विल बी देयर डैश यू। तो हमारे पास डैश में क्या आना है, ऑप्शन ए फॉर, ऑप्शन बी और, ऑप्शन सी ऑन और ऑप्शन डी इन। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है इसका वो है हमारे पास है ऑप्शन ए फॉर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, डू नॉट टेक एनी नोटिस डैश हिम। तो ऑप्शन ए हमारे पास है अबाउट, ऑप्शन बी है ऑन, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है इन। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास है ऑप्शन बी ऑन। डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑन हिम। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास जो एमसीक्यूज़ नंबर 5 है वो रिपीट हो रहा है, आई एम फीड अप डैश हिज मेस। तो आपने इसका जो करेक्ट आंसर मैं पहले आपको बता चुका हूँ, अगर आपको याद है तो आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख देना है, ठीक है। तो वैसे भी मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, हमारे पास ए है विद, ठीक है। अब हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 6 है, द बॉय हु गॉट फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड डैश चीटिंग। तो ऑप्शन ए है बाय, ऑप्शन बी है फ्रॉम, ऑप्शन सी है ऑफ और ऑप्शन डी है फॉर। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑफ। द बॉय हु गॉट फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड ऑफ चीटिंग। चीटिंग के जरिए उसने क्या ली, फुल मार्क्स लिए। तो हमारे पास ऑप्शन जो सी है इज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 7 है, दी शी कंप्लेन डैश पेन्स हर बैग। तो हमारे पास ऑप्शन ए है बाय, ऑप्शन बी है विद, ऑप्शन सी है ओवर और ऑप्शन डी है अबाउट। उसने यानी शी लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है, वो तो कंप्लेंट दरख्वास्त की, अबाउट इसमें आना है, अबाउट पेन्स दर्द की हर बैग, उसकी पिछली साइड पर दर्द है इसलिए उसने की कंप्लेंट की। तो इसमें हमारे पास क्या आना है, अबाउट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 8 है, माई ग्रैंड फादर इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग डैश द पेन इन हिज बैग। मेरे दादा जान हमेशा कंप्लेनिंग दरख्वास्त करते हैं दी पेन इन हिज बैक, ओके, उसकी पिछली जानिब दर्द होता है। इसमें हमारे पास ऑप्शन ए है बाय, ऑप्शन बी है विद, ऑप्शन सी है ओवर और ऑप्शन डी है अबाउट। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी अबाउट। अबाउट में ना के मुतल्लिक, मेरे ज़्यादा जान जो हैं वो दर्द के मुतल्लिक, पिछली साइड पर दर्द होते हैं उसके मुतल्लिक क्या कहते हैं, कंप्लेन करते हैं। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर वो डी होगा, यहाँ पर अबाउट ही लगेगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 9 है, दी पायलट ब्लेम्ड हिज कुलीग डैश लूजिंग देयर वे। तो हमारे पास ऑप्शन ए है अबाउट, ऑप्शन बी है ऑफ, ऑप्शन सी है फॉर और ऑप्शन डी है फ्रॉम। तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी फॉर। दी पायलट ब्लेम्ड हिज कुलीग्स फॉर लूजिंग देयर वे। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 10 है, ये हमारे पास आखिरी प्रीपोजिशन का एमसीक्यूज़ है। एन इन्फेंट डिपेंड्स डैश इट्स मदर फॉर फूड। तो डिपेंड के आगे हमारे पास जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो अपॉन होती है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, एन इन्फेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स मदर फॉर फूड, ठीक। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 11 है वो हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से है, जो हमारे पास इंग्लिश में होते हैं। ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। इसको हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट में करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, कॉमास को हटा देना है, ठीक है। जो कॉमास लगाए गए हैं इनको हटा देना है। फिर आपने ये देखना है कि ही सेड टू हर यू सक्सीड, मेरी ख्वाहिश है कि आप कामयाब हो जाओगे। तो हमारे पास अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, अगर आपको कुछ करेक्ट लग रहा हो तो आपने कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑप्शन ए है, ही प्रेड टू गॉड दैट शी वाज मे सक्सीड। ही सेड टू हर दैट शी माइट सक्सीड। ही टोल्ड हर दैट शी माइट सक्सीड। और ऑप्शन ई डी है, ही विश्ड फॉर हर सक्सेस। तो हमारे उसने क्या किया, ख्वाहिश की है कि आप कामयाब हो जाओगी। ही विश्ड फॉर हर सक्सेस। तो उसने विश्ड में क्या होता है, ख्वाहिश करना। ही विश्ड, वो चाहती है फॉर हर सक्सेस के तुम कामयाब हो जाओ। तो हमारे पास ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 12 है वो दोबारा हमारे पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के हवाले से है। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन।
तो इसको हमने क्या करना है, इनडायरेक्ट में करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा देना है। तो हमारे पास ऑप्शंस आप दिए गए हैं, अगर आपको इसका जो आंसर पता हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। ऑप्शन ए है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। ऑप्शन बी है ही एक्सक्लेम्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। ऑप्शन सी है ही वंडर्ड दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। ऑप्शन डी है ही सेड दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन इट वाज। तो शाबाश, अगर कोई आंसर देना चाहे कमेंट बॉक्स में। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 13 है, वो सिमिलर वर्ड हमने बताना है जिसमें हम सिनोनिम पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो हमारे पास है कॉर्पुलेंट। कॉर्पुलेंट का मतलब होता है मोटा मोटा, ठीक है। लीन का मतलब होता है पतला। ऑप्शन ए हमारे पास है। ऑप्शन बी है गांठ। गांठ का मतलब हमारे पास होता है खोखला। और ऑप्शन सी है इमेसिएटेड। इमेसिएटेड इसका मतलब होता है नाजुक। और ऑप्शन डी है ओबीस। ओबीस का मतलब भी मोटा होता है। तो हमारे पास सिमिलर वर्ड हमने ढूंढना है। तो हमारे पास कॉर्पुलेंट का जो दुरुस्त आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ओबीस, क्योंकि कॉर्पुलेंट का मतलब भी मोटा होता है और ओबीस का मतलब भी मोटा होता है, इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 14 है, ये भी हमने सिमिलर वर्ड सिनोनिम बताना है। हेगल का। हेगल का मतलब हमारे पास होता है कीमत पर बहस करना, ठीक है, कीमत पर बहस करना। ऑप्शन ए है टायर्ड, थका हुआ। ऑप्शन बी है क्लीब, चढ़ना, चढ़ाई करना। ऑप्शन सी है डिक्रीज, कम होना, ठीक है। और ऑप्शन डी है बार्गेन। बार्गेन का मतलब क्या होता है हमारे पास कि सौदाबाजी करना, सौदे पर बहस करना। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है इज़ राइट आंसर, क्योंकि हेगल का मतलब भी होता है किसी पर बहस करना, किसी काम पर, किसी चीज़ पर बहस करना। और ऑप्शन डी भी हमारे पास है बार्गेन, सौदाबाजी करना, किसी चीज़ पर बहस करना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 15 है। थ्रोंग का मतलब होता है इज्तिमा, मुकम्मल तौर पर भरा हुआ। तो इसके जो हमारे पास 4 आंसर दिए गए हैं, हमारे पास मिस्टेक हो गई है, ये गलत हैं। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मैस। मैस का मतलब है इज्तिमा, भरा हुआ, ठीक है। तो मैस इज़ द राइट आंसर, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 16 है, वो एंटोनिम है, उलट है हमारे पास, जिसे मुतज़ाद कहते हैं। तो हमारे पास प्रोडिगल का मतलब होता है फजूल खर्च, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ए है थ्रिफ्टी, कफ़ायत शुआर। ऑप्शन बी है सेकेंडरी, दूसरा दर्जा रखने वाला। ऑप्शन सी है डिस्टेंट, दूर या बाईद। और ऑप्शन डी है स्कूलेट, गंदा। तो हमारे पास इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो थ्रिफ्टी होगा, क्योंकि प्रोडिगल का मतलब होता है फजूल खर्च। और ऑप्शन ए हमारे पास थ्रिफ्टी जो है उसका मतलब है कफ़ायत शुआर। तो हमारे पास इसका मुतज़ाद थ्रिफ्टी होगा, कफ़ायत शुआर, इसलिए हमारे पास ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 17 है, वो भी हमारे पास एंटोनिम है टैसिट का। टैसिट का मतलब हमारे पास होता है खामोश। तो इसका हमारे पास ऑप्शन ए है ग्रांट। ग्रांट का मतलब होता है शानदार। ऑप्शन बी है डिक्टेटेड। डिक्टेटेड का मतलब होता है हुक्म दिया गया। ऑप्शन सी हमारे पास है इल्लीसिट। हमारे पास इल्लीसिट का मतलब होता है नाजायज़, गैर कानूनी। और ऑप्शन डी है मैसे। मैसे का मतलब होता है गंदा। तो ऑप्शन हमारे पास जो बी होगा डिक्टेटेड। डिक्टेटेड का मतलब होता है हुक्म देना। टैसिट खामोश होना, खामोशी में रहना। और ऑप्शन बी हमारा डिक्टेटेड का मतलब होता है हुक्म देना। तो इसलिए जो इसका मुतज़ाद बनता है तकरीबन वो डिक्टेटेड है, क्योंकि इसका मतलब होता है हुक्म देना, ठीक है। तो टैसिट का जो मुतज़ाद होगा वो डिक्टेटेड होगा, इसलिए हम ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs नंबर 18 है, वो हमारे पास फिर सिनोनिम के हवाले से सिमिलर वर्ड हमारे पास इम्पीजन। इम्पीजन का मतलब हमारे पास होता है तनकीद करना, शुबा करना। तो ऑप्शन हमारे पास ए है रिसेंट। ऑप्शन बी है सुलिड। ऑप्शन सी है वाइड। और ऑप्शन डी है थ्रू। तो हमारे पास जो इसके आंसर दिए गए हैं वो गलत हैं। हमारे पास जो इसका दुरुस्त आंसर होना है वो है असेल। असेल का मतलब होता है शदीद तनकीद करना। इम्पीजन का मतलब भी तनकीद करना होता है और असेल का मतलब शदीद तनकीद करना। ASSAIL असेल का मतलब होता है शदीद तनकीद करना। तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, ये हमारे पास जो आंसर दिए गए हैं ये हमारे पास गलत हैं, जो मैंने बताया ये ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 19 है, वो एंटोनिम के हवाले से है मुतज़ाद। रेपुडिएट। रेपुडिएट का हमारे पास मतलब होता है झुटलाना, रद्द कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है आर्ग्यू। आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। ऑप्शन बी है सॉफ्ट, नरम, नरमोनाजिक। ऑप्शन सी है सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब होता है बोतान लगाना, ठीक है। और एडमिट का मतलब होता है तस्लीम कर लेना। तो हमारे पास रेपुडिएट का मतलब हुआ था रद्द करना, झुटला देना। तो इसका जो हमारे पास मुतज़ाद होगा, उलट होगा, वो होगा एडमिट, तस्लीम करना, सरे तस्लीम खम कर देना। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एडमिट।
नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 20 है। ये भी हमारे पास एंटोनिम के हवाले से है। तो हमारे पास प्रिस्टाइन का मतलब होता है बिल्कुल नया, ताज़ा। तो हमारे पास रिसेंट का मतलब होता है नया। सुलीड का मतलब हमारे पास होता है आलूदा, नकारा। वाइड का मतलब होता है चौड़ा। और हमारे पास जो है थ्रू का मतलब होता है मुकम्मल तौर पर। तो हम अगर सिनोनिम देखें तो इसका सिनोनिम तो बनता है रिसेंट, नया, ठीक है। और सुलिड देखें तो इसका मतलब होता है आलूदा, और प्रिस्टाइन का मतलब होता है हमारे पास होता है नया, ताज़ा। तो इसका सुलिड हमारे पास बनेगा B इज़ दी राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 21 है। ये कैपिटल के हवाले से है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ लाइबिया। तो लाइबिया का हमारे पास कैपिटल हमने बताना है। तो ऑप्शन ए है ट्राइपोली, ऑप्शन बी है लंदन, ऑप्शन सी है जिनोवा, और ऑप्शन डी है बैरेट। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको 2-3 सेकंड्स का वक्त देता हूं। शाबाश। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ट्रिपोली। कैपिटल ऑफ लाइबिया इज़ ट्रिपोली। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 22 है। वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ कनाल्स। वो कौन सा शहर है जिसको नदियों का शहर कहा जाता है, कनाल्स का शहर कहा जाता है, नहरों का शहर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है हेलसिंकी, ऑप्शन बी है वेंसी, ऑप्शन सी है लंदन, और ऑप्शन डी है टोक्यो। शाबाश, आपके पास कुछ वक्त है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी वेनिस। तो जिसको सिटी ऑफ कैनाल्स कहा जाता है वो है वेनिस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 23 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एशियन फॉलोअर ऑफ ब्रिटेन। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हमारे पास है लिली, रोज, ट्यूलिप, नन ऑफ दीज। तो हमने क्या देखना है, फॉलोअर ढूंढना है कि किस का जो कौमी फॉलोअर है कौन सा है फॉलो। तो फूल कौन सा है। ऑप्शन ए है लिली, ऑप्शन बी है रोज़ गुलाब का, ऑप्शन सी है ट्यूलिप, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। लिली कहते हैं कंवल के पौधे को, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है बी है वो इज़ द राइट आंसर। रोज़ गुलाब का फूल जो है वो ब्रिटेन का कौमी फूल है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब हमारे पास MCQs नंबर 24 है। ये वर्बल नहीं है, ये है वर्नल। वर्नल इक्विनॉक्स ओकेजनली ऑन। वर्नल इक्विनॉक्स एक त्यौहार का नाम है, वो ओकेजनली ऑन। वो कहाँ कब जो है उसे मनाया जाता है। 2 जून, 20 मार्च, 29 सितंबर, और ऑप्शन डी है 21 दिसंबर। तो आपके पास वक्त है, आप बताएं। शाबाश। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 20 मार्च। 20 मार्च को हमारे पास वर्नल इक्विनॉक्स जो त्यौहार वगैरह है या जो भी है वो मनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 25 है। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज़ लॉन्गेस्ट इन विच मंथ। कौन से महीने में जो है फासला बढ़ जाता है ज़मीन और सूरज के दरमियान। तो ऑप्शन ए है जुलाई, ऑप्शन बी है मार्च, और ऑप्शन सी है मई, ऑप्शन डी है जून। तो आपने आपको अगर याद है तो कमेंट बॉक्स में बता दें प्लीज़। तो अब मैं बताने लगा हूँ। ऑप्शन हमारे पास जो है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जुलाई। जुलाई वो महीना है जिसमें हमारे पास सूरज से ज़मीन तक का फासला जो है वो बढ़ जाता है जुलाई के महीने। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 26 है। हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री। किसको जो है वो बाप कहा जाता है तारीख का। ऑप्शन ए है अरिस्टोटल, ऑप्शन बी है सुक्रेटस, ऑप्शन सी है हेरोडोटस, और ऑप्शन डी है प्लाटो। तो आप बताएं। शाबाश। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट है वो है सी हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है उसको कहा जाता है हिस्ट्री ऑफ फादर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 27 है। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन। इसको कब ऑब्जर्व किया गया था। 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो आपके पास कुछ वक्त है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 2 अक्टूबर। तो अब आपके जहन में सवाल उठ रहा होगा कि ये नॉन वायलेंस क्या है। तो हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 2 अक्टूबर। इसको 2 अक्टूबर में ऑब्जर्व कर लिया था, और इसकी जो है ये बर्थडे है महात्मा गांधी की, ठीक है। और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 15 जून 2007 को, ठीक है। सॉरी, इसको 15 जून 2007 को इस्टेब्लिश किया गया था। अगर इस्टेब्लिश के बारे में आए तो आपको जानना चाहिए 15 जून 2007 इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट हमारे पास है MCQs नंबर 28 है। फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगैन इन।
फ्रेंच रेवोल्यूशन कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1790, ऑप्शन सी 1791 और ऑप्शन डी 1792। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है 1789। तो आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है। ये वो पीरियड है जिसमें हमारे पास रेडिकल, पॉलिटिकल एंड सोसाइटिकल चेंज आई थी फ्रांस में, और ये बिगान हुई थी 1789 में और एंड हुई थी 1799 में। नवंबर 1799 में इसकी एंड हुई थी। अगर बिगैन पूछे तो वो 1789 है, ठीक है। और अगर पूछें कि एंड कब हुई थी तो वो है 1799 नवंबर के मंथ में। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 29 है, टू विच कंट्री क्रिस्टोफर कोलम्स डिड बिलोंग? क्रिस्टोफर कोलम्स एक आदमी का नाम है, वो किस कंट्री से बिलोंग करता था? ऑप्शन ए है स्पेन, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है इटली और ऑप्शन डी है नॉर्वे। ठीक है, अब आपके पास वक्त है, आप मेरा जो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी इटली। तो क्रिस्टोफर कोलम्स जो था वो इटली कंट्री से बिलोंग करता था। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 13 एंड लास्ट MCQ है। हमारे पास ASI में तकरीबन 100 MCQ पूछे जाते हैं और हम पहले 30 MCQ इस वीडियो में कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जानी थी। तो हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 है, UNICE स्टैंड फॉर या ऑब्जर्वेशन ये पूछ सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन ए है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कल्चर एजुकेशनल फंड, ऑप्शन बी है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ऑप्शन सी है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल एजुकेशनल फाउंडेशन और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो आपके ख्याल में कौन सा आंसर होगा? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अगर आप ASI, AFNS या किसी भी सरकारी जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको इस पर YouTube चैनल पर मुकम्मल प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल लाइक को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचते रहे। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।